गगन ने निजाम की हवेली की मस्जिद में डेरा जमाते ही निजाम की सरगर्मियों और आदात की इत्तलात मुझ तक पहुंचानी शुरू कर दी थी। उसने बताया कि निजाम नमाज पढ़ने तो आता है, लेकिन पेश इमाम के सिवा किसी को घास नहीं डालता। ऐसे में मेरी हिदायत के मुताबिक उसकी खुसूसी तवज्जो हासिल करना बहुत मुश्किल है। मैंने उसे तहम्मुल के साथ मौके की तलाश जारी रखने की हिदायत की। फिर उसने मुझे एक काम की बात बताई। निजाम शायद बुढ़ापे की वजह से बेखाबी का मरीज बन गया था और अक्सर रात के आखिरी पहर तन तन्हा अपनी माँ और बीवी की कब्र पर हाजिरी देने आ जाता। प्रदीप सेन ने शैतानी हंसी के साथ मुझे देखा और फिर कहा, ये इत्तला मिलते ही मैंने गगन को कहा कि निजाम को अपने जाल में फंसाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता और उसे खुसूसी हिदायत जारी की। अगली रात निजाम अपनी माँ और दुल्हन पाशा की कब्रों पर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि दोनों कब्रों पर ऊद और लोबान सुलग रहा है और साफ लग रहा था कि किसी ने कुछ ही देर पहले कब्रों के आसपास सफाई सुथराई की है। अगली रात वो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर जानबूझकर दोनों कब्रों पर पहुंचा तो एक बार फिर वही समा पाया। तीसरी रात वो जरा जल्दी वहां जा पहुंचा और चोर को पकड़ने में कामयाब हो गया। प्रदीप सेन ने लम्हा भर ठहर कर यकीन किया कि मैं सब कुछ तवज्जो से सुन रहा हूँ, फिर बात आगे बढ़ाई। बोला, निजाम ने देखा कि उसकी माँ और बीवी की कब्रें ताज़ा खुशबुओं से महक रही हैं और मस्जिद के पेश इमाम का नायब उसकी माँ की कब्र के पहलू में दो जानू बैठा झूम झूम कर कुरान की तिलावत कर रहा है। जाहिर है ये सूरत हाल देख कर बुढ़ा हक्का बक्का रह गया, मगर फौरन मुदाखलत करने की बजाय वो एक सुतून के अकब में छुप कर देखता रहा कि इस शख्स का अगला कदम क्या होगा। गगन निजाम की मौजूदगी से अनजान बना कुरान पढ़ता रहा और फिर अपनी तिलावत का सवाब बाआवाज़ बुलंद दोनों मरहूम खवातीन को पहुंचाकर निहायत दर्दमंदाना अंदाज में उन दोनों की मग़फ़िरत और दर्जात की दुआ करता रहा। जहाँ तक बात करने के बाद प्रदीप सेन ने एक बार फिर दाद तलब नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा, आपका जासूस तो कमाल का नाटकबाज है। मेरा दिल तो उससे मिलने के लिए मचल उठा है। वो अब भी उसी मस्जिद में तैनात है ना? प्रदीप सेन ने हंसते हुए कहा, इतने बेताब क्यों हो रहे हैं? तरतीब बताता हूँ। निजाम उस रात सब कुछ देखकर चुपचाप चला गया और अगले रोज गगन को अपनी लाइब्रेरी में तलब किया। गगन ने नाटक किया जैसे वो इस गैर मुतवक्के तलबी पर खौफजदा है। निजाम ने अपने सारे कारिंदों को लाइब्रेरी से जाने का हुक्म दिया और तखलिया होने पर गगन से रात वाले वाक़े की तौजीह तलब की। गगन ने इंतहाई आजिज़ाना लहजे में बताया कि कुछ दिन पहले एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग मेरे ख्वाब में आए थे और दोनों खवातीन की आखिरी आरामगाहों की उम्दगी से देखभाल और बाकायदगी से इसाले सवाब का हुक्म दिया था, क्योंकि उन बुजुर्ग के मुताबिक दोनों खवातीन खुसूसन सुल्तान की वालिदा इंतहाई बरगुज़ीदा हस्ती हैं। प्रदीप सेन की बात पूरी होते ही मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया और कहा, निजाम का पत्थर दिल मोम करने के लिए बहुत जबरदस्त कहानी तराशी है। ये यकीनन आपके जरखेज दिमाग की तख्लीक होगी। प्रदीप सेन ने हंसते हुए इस बात में सर हिलाया और कहा, उसके बाद तो गगन निजाम की आंख का तारा बन गया। कुछ दिन के बाद जोधी मस्जिद के पेश इमाम को निजाम ही के खानदान की जेर सरपरस्ती चलने वाली बहुत बड़ी मस्जिद मक्का मस्जिद का नायब पेश इमाम बनाकर रुखसत कर दिया गया और मेरा जासूस गगन जोधी मस्जिद का पेश इमाम बन गया। अब वही हमारे इस मिशन को कामयाब और हद्दुल इम्कान खून खराबे से पाक बनाने में मरकजी किरदार अदा करेगा। मैंने कहा, वो यकीनन किंग कोठी में एक अहम हैसियत का मुलाजिम है, मगर वो निजाम के मुसल्ला कारिंदों की आंखों पर पर्दा तो नहीं डाल सकता ना। वो तो महल को लुटने से बचाने के लिए जान लड़ा देंगे। मेरी बात सुनकर प्रदीप सेन पुरएतमाद लहजे में बोला, मैंने गगन की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में महल में घुसने और वहाँ से जैकब हीरा लूट कर फरार होने के मंसूबे पर बहुत बारीक बीनी से गौर किया है। सबसे अहम बात उसने ये बताई थी कि निजाम उमूमन जुम्मे की सपहर अपने बेटों, बहुओं और उनकी औलाद से मिलने अपने खानदानी महल जो मोहल्ला जाता है और रात का खाना वहीं खाता है, जिसके बाद उमूमन वहाँ किसी न किसी महफिल का एहतमाम होता है और अक्सर रात के तीसरे पहर निजाम की किंग कोठी वापसी होती है। प्रदीप सेन ने लम्हा भर तवक्कुफ करके मेरे रद्द-ए-अमल का जायजा लिया। मुझे भरपूर दिलचस्पी से मुतवज्जे पाकर उसने बात आगे बढ़ाई। बोला, इस इत्तला में सबसे अहम बात यह है कि किंग कोठी का आधे से ज्यादा हिफाजती अमला निजाम के साथ जाता है। इस दौरान में निजाम की ख्वाबगाह के अलावा बैरूनी राहदारी का दरवाजा भी मुकफ्फल होता है, ताहम वहाँ उमूमन कोई पहरेदार मौजूद नहीं होता और खजाने वाले हिस्से के सिवा बेशतर मुहाफिज किंग कोठी के बैरूनी फाटक यानी पर्दा गेट के बाहर तैनात होते हैं। मैंने कहा, ये तो वाकई बहुत कारआमद मालूमात हैं। इनकी रोशनी में तो हमें जुम्मे की रात ही किंग कोठी पर धावा बोलना चाहिए, मगर ये बताएं कि महल के बैरूनी फाटक को पर्दा गेट का नाम देने के पीछे क्या कहानी है।
मेरी बात सुनकर प्रदीप सेन मुस्कुराकर बोला, ये निजाम की हुक्मरानी के जमाने का ढकोसला है। उस जमाने से दस्तूर चला रहा है कि निजाम की महल में मौजूदगी के दौरान में फाटक एक पर्दे में पोशीदा रहता है और अगर निजाम बाहर कहीं गया हुआ हो तो ये पर्दा हटा दिया जाता है। मैंने लुत्फ लेते हुए कहा, बहुत खूब। तो गोया जुम्मे की सपहर से रात गए तक ये फाटक उमूमन बेनकाब ही रहता है और हमें इसी दौरान काम दिखाना है। आपने महल में घुसने और बाकी कार्रवाई करने के हवाले से भी कोई हिकमत अमली बनाई होगी। महल के अंदर हमें यकीनन गगन की भी मदद हासिल होगी। मेरी बात सुनकर प्रदीप सेन ने जल्दी से कहा, हरगिज नहीं। उस जुम्मे को गगन सुबह सवेरे निजाम से दोपहर के बाद अपने घर जाने की रुख्सत हासिल कर लेगा। दरअसल मैं नहीं चाहता कि हमारी कार्रवाई के दौरान में वो वहाँ मौजूद हो और पुलिस वाले उससे ज्यादा पूछगिछ करें। मैं उसे किसी भी किस्म के शक व शुबे से बाहर रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो किसी भी वजह से कानून के शिकंजे में फंस गया तो मुझे भी लेने के देने पड़ सकते हैं। मैंने कुरेदने के अंदाज में पूछा, क्यों, क्या आपको यकीन नहीं कि वो पुलिस की पूछगिछ का बखूबी सामना कर पाएगा? प्रदीप सेन ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो अव्वल नंबर का चक्करबाज जरूर है लेकिन है काफी बुज़दिल। मारपीट, कत्ल गारत उसके बस की बात नहीं। मुझे डर है पुलिस वालों ने डराया धमकाया या जिस्मानी तशद्दुद किया तो वो सब कुछ उगल देगा। मैंने कहा, फिर तो वाकई हमारी कार्रवाई के दौरान में उसकी किंग कोठी में मौजूदगी कतन मुनासिब नहीं है। प्रदीप सेन ने इस बात में सर हिलाया, बोला, वैसे भी मैंने उससे तमाम कारआमद मालूमात पहले ही हासिल कर ली हैं और इन मालूमात की रोशनी में एक नक्शा भी तैयार कर लिया है जिसकी रोशनी में हम अपनी हतमी कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर सकते हैं। मैंने कहा, ये तो बहुत जबरदस्त काम किया आपने, वरना इतने बड़े महल में निजाम की ख्वाबगाह तलाश करना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता। प्रदीप सेन ने मसरूर लहजे में कहा, गगन ने इस नक्शे में निशानदही की है कि हमें महल के अकबी हिस्से की कौन सी दीवार फांदनी है या उसमें नकब लगानी है। उस हिस्से में पहरेदारों की आमदरफ्त न होने के बराबर है। यही नहीं, गगन ने नक्शे पर महल की अकबी दीवार के उस हिस्से से निजाम की ख्वाबगाह तक पहुंचने के सबसे महफूज और मुख्तसर तरीन रास्ते की भी निशानदही की है। उस रास्ते पर हमारा खजाने की हिफाजत पर तैनात कारिंदों से सामना नहीं होगा। मैंने अपने लहजे में जोश भरते हुए कहा, बहुत खूब। उस जाली मौलवी गगन ने तो वाकई अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया है। लगता है ये मिशन इतना खतरनाक और मुश्किल साबित नहीं होगा जितना मैंने समझा था। अब आप मुझे जल्द से जल्द निजाम के महल का वो नक्शा दिखाएं ताकि मैं भी उसके मुताबिक अपनी तैयारी कर सकूं। उसके बाद हम दोनों बैठकर अपने मंसूबे को हतमी शक्ल देने की कोशिश करेंगे। प्रदीप सेन मेरी बात सुनकर बिला तवक्कुफ उठा और अपनी ख्वाबगाह में चला गया। कई मिनट के बाद वो वापस लौटा तो उसके हाथ में मोटे से खुरदरे कागज का एक बड़ा सा टुकड़ा था। उसने वो कागज मेरे सामने मेज पर बिछा दिया। गहरे सुरमई रंग की पेंसिल से बना वो नक्शा खासी भद्दी ड्राइंग का नमूना था, लेकिन अपना मकसद बखूबी पूरा कर रहा था। नक्शे में नजर आने वाली महल की 3 हिस्सों पर मुश्तमिल इमारत मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़े रकबे पर मुहित थी, जबकि उसके गिर्द मौजूद अहाता भी निहायत तवील व अरीज निकला, जिसमें कई बागीचे और अनगिनत दरख्त दिखाए गए थे। उधर प्रदीप सेन मुझे किंग कोठी में दाखिल होकर निजाम की ख्वाबगाह तक पहुंचने और फरार होने का मुजव्विजा रास्ता दिखा रहा था, जिसे एक मोटी लकीर की मदद से नुमाया किया गया था। मैंने प्रदीप सेन के बनाए हुए मंसूबे में ज्यादा मीन मेख नहीं निकाली। उसके बाद हम नक्शे को एक तरफ रखकर मिशन के लिए दरकार इजाफी लवाजिम का तयन करने लगे। मैंने प्रदीप सेन से पूछा, हमारे पास बंदूकें वगैरह तो यकीनन वाफिर मिकदार में होंगी? प्रदीप सेन ने हाँ में गर्दन हिलाई तो मैंने कहा, मुझे पता है कि बंदोबस्त करना आसान नहीं, लेकिन अगर 10-12 दस्ती बम भी आ जाएं तो जरूरत पड़ने पर बहुत काम आ सकते हैं। उसके अलावा आपको डायनामाइट की 8-10 स्टिक्स का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। बाकी चीजों का तो हम हाथ के हाथ इंतजाम कर लेंगे। प्रदीप सेन ने कुछ सोचते हुए कहा, दस्ती बम तो चैम्बल वादी से ही मिल सकते हैं, लेकिन रुपया बहुत खर्च होगा। चलो ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ, मगर आपको मेरे कारिंदों को दस्ती बम के इस्तेमाल की बहुत अच्छी तरबियत देनी पड़ेगी, कहीं वो अपने आप को ही बम से न उड़ा लें। मैंने हंसते हुए कहा, फिक्र न करें, मैं उन्हें एक्सपर्ट बना दूंगा, बस आप जल्द से जल्द दस्ती बमों की खेप मंगवाने का बंदोबस्त करें। प्रदीप सेन ने पुरजोश लहजे में कहा, मैं सुबह ही रुपया देकर अपना बंदा इंदौर भेजता हूँ। उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन में दस्ती बम यहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा आप ये बताएं, मेरे जूनागिरी वाले ठिकाने पर कब मुंतकिल होना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कारिंदों को जल्द से जल्द कमांडो ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। फिक्र न करें, मैं भी जागीर पर कुछ काम निपटाकर 1-2 दिन में वहाँ पहुँच जाऊंगा। मैंने हंसते हुए कहा, आप इतनी बेताबी का मुजाहरा न करें प्रदीप सेन जी, 1-2 दिन के बाद ट्रेनिंग शुरू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आप जागीर पर जाकर अपने काम निपटाएं, तब तक मैं गोटी शहर और गिरदोनिवाह की सैरो सयाहत से लुत्फानंदोज हो लेता हूँ। सुना है यहाँ करीब ही पहाड़ी पर एक कदीम किले के खंडरात हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से सयाह आते हैं। मैं सुबह सवेरे वहाँ जाना चाहता हूँ। प्रदीप सेन ने शायद बादल नखास्ता कहा, ठीक है, अगर आप कहें तो मैं आलोक कुमार की ड्यूटी लगा देता हूँ, वो आपको सैर करवा देगा। मैंने नफी में सर हिलाकर कहा, मेरा तजुर्बा है कि आवारागर्दी का असल मजा तो अकेले ही आता है। खाना तो मैं बाहर ही खा लूंगा, बस आप आलोक कुमार को ये बता दें कि आपकी गैर मौजूदगी के 2 दिनों में सुबह और शाम हवेली को मुकफ्फल और गैर मुकफ्फल करने के लिए 1-2 घंटे के लिए हवेली आ जाया करें। प्रदीप सेन ने कहा, ठीक है, मैं उसकी ड्यूटी लगा दूंगा। वैसे भी अगर आपको हवेली मुकफ्फल मिले तो आप उसके घर से कुंजी लेकर खुद हवेली खोल लिया करें। आलोक कुमार बाजार वाली सड़क के आखिर में वाल्मीकि महर्षि मंदिर के सामने वाली गली में रहता है। मैंने कहा, फिर तो मसला ही हल हो गया। ये बताएं कि आज रात के लिए आपका क्या प्रोग्राम है? क्या आज भी कोई कातिल हसीना आपकी मेहमाने यकशब बनेगी? मेरी बात सुनकर उसने बदमज़गी से नफी में सर हिलाया। बोला, क्यों दिल जलाते हो सुप्रू जी? बड़ी मुश्किल से मेरे दिमाग से गुस्सा उतरा है। आज की रात सिर्फ हम दोनों पीने पिलाने की महफिल सजाएंगे और गपशप लगाएंगे। सुबह मैं जागीर पर चला जाऊंगा और आप गोटी की सैर को निकल जाना। मैंने कहा, चलें, ठीक है, बस आपसे एक दरखास्त है। जागीर पर पहुंचते ही मेरा सूटकेस रखवा कर मेरी गाड़ी यहाँ भिजवा दीजिएगा। मैं कपड़े बदल लूंगा और 1-2 दिन बाद यहीं से आपके जूनागिरी गांव वाले ठिकाने पर पहुंच जाऊंगा। प्रदीप सेन ने हंसते हुए कहा, लिबास तो आपका ठीक ही लगता है, लेकिन लगता है मेरी गैर मौजूदगी में किसी खास हस्ती से मुलाकात का इरादा है, इसलिए बन ठन कर जाना चाहते हैं। मैंने मसनूई हसरत के साथ कहा, दिल न जलाएं प्रदीप जी, मुझे तो आपकी वो सरस्वती अच्छी लगी थी, उसी से आपने दुश्मनी इख्तियार कर ली और इगवा करने पर तुले हुए हैं। उसने मेरी बात से लुत्फ लेते हुए कहा, मुझे पहले ही लग रहा था कि आप उसकी तीर नजर का शिकार हो चुके हैं, इसीलिए उसकी जिंदगी की तरफ से फिक्रमंद थे। मुझे तो वो भी आप पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिखाई दे रही थी। बहरहाल आप उसके डेरे पर मेहमान बनकर जाना चाहते हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है, उससे तो मैं बाद में निपटूंगा। ये दुश्मनी से ज्यादा अब कारोबारी मामला है। मैंने हंसते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, वरना मुझे बाजारी औरत का मेहमान बनने से कोई खास दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी कुर्बत कुछ अच्छे नताइज साथ नहीं लाती। हम दोनों रात तक उसी तरह गपशप लगाते रहे। प्रदीप सेन ने मुझसे मशवरा करके आलोक कुमार को खाना लाने के लिए बाजार भेज दिया और खुद पीने पिलाने की महफिल सजाने की तैयारी करने लगा। मैंने ये देखकर अपने पास मौजूद मखसूस सफूफ की 3 चुटकी मिकदार पानी के साथ हलक से उतारी और चंद मिनट के वक्फे के बाद प्रदीप सेन का बनाया हुआ जाम मुंह से लगाकर तल्ख स्याल हलक से उतारने लगा। खाना आने पर मैंने हाथ रोक लिया, ताहम प्रदीप सेन खाने के दौरान भी वक्फे वक्फे से पीता रहा और खाने से फारिग होकर आलोक कुमार को छुट्टी देने के बाद एक नए ब्रांड की बोतल खोल ली। ये देखकर मैंने सुरूर का नाटक करते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से पीने वाले देखे हैं प्रदीप जी, मगर उनमें से कोई भी आप जैसे आला ज़ौक़ का मालिक नहीं था। मेरी बात सुनकर वो खुश होकर बोला, शुक्रिया सुप्रू जी, मेरा नजरिया है जब तक जिंदगी है और जेब में रुपया है, अपने मन की सारी हसरतें निकालते रहना चाहिए। कौन जाने कब ये जिंदगी साथ छोड़ दे या दौलत बेवफाई कर जाए। मेरा मशवरा है आप भी इसी नजरिए पर अमल करें। उस पर नशा गालिब आ रहा था, जबान वक्फे वक्फे से लड़खड़ा जाती थी। उसका दिमाग अभी भी सोचने समझने के काबिल था, ताहम मुझे मालूम था कि ज्यादा से ज्यादा जाम मजीद पीने के बाद उसका दिमाग भटकने लगेगा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। अगला जाम खाली होने से पहले ही वो बहकने लगा। पहले उसे अपनी माँ की याद आई और वो सिसकियां लेकर रोने लगा। फिर अपने बचपन में सख्त महरूमी और कसम पुरसी के आलम में गुजरा वक्त याद करने लगा। मुझे उसी वक्त का इंतजार था। मैंने उसी की तरह लड़खड़ाती जबान में कहा, उस बुरे वक्त को याद करने का क्या फायदा प्रदीप जी, अब तो आपके पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। मैं काफी सोच समझकर उसे इस मौजू पर लाया था, ताहम प्रदीप सेन के नशे से मुख्तल दिमाग ने मेरी तवक्को से कहीं पहले उसकी जबान को सच उगलने पर रागिब कर दिया। उसने मेरी बात पूरी होते ही भर्राई हुई आवाज में कहा, ये बीच में भगवान कहाँ से आ गया? उसने तो मुझे भिखारी माँ बाप के घर में पैदा किया था और 5 साल की उम्र में बाप भी छीन लिया। ये दौलत तो मैंने अपनी होशियारी से काम लेकर इकट्ठी की है। पता है, मैं उस मुसल्ले चौकीदार राय अहमद अली को निशाना बनाने के लिए पूरे 1 साल तक ताक में रहा था। उसकी जागीर पर कब्जा करने के लिए 25 बंदों को मैंने ठिकाने लगाया था, किसी भगवान ने नहीं। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, खैर ये तो आप ठीक कह रहे हैं, अपना जोरे बाजू आजमाए बगैर तो कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन ये तो बताएं, ये सब हासिल करने के लिए क्या आपने उस मुसलमान जागीरदार के पूरे खानदान का खात्मा कर दिया था? मेरा मतलब है उस घराने की औरतें। मेरी बात सुनकर प्रदीप सेन ने झूमते हुए कहा,
आपने मुझे इतना पत्थर दिल समझा है सुप्रू जी। जागीरदार की बेटियां अजरा और राबिया तो दोनों थी ही किसी अप्सरा जैसी। उनकी पुख्ता उम्र माँ सुरैया बेगम भी हुस्न जमाल का शाहकार थी। यूं समझो कि सरस्वती की बड़ी बहन थी, लेकिन उससे ज्यादा बावकार और बारोब। मैंने अपने लहजे का इस्तराब छुपाते हुए पूछा, आप उसे थी क्यों कह रहे हैं प्रदीप जी? क्या वो? उसने अजीब मुजमहिल से लहजे में कहा, हाँ वो मर चुकी है। मैंने 2 हफ्ते जबरदस्ती मनमानी करने के बाद उन तीनों का सौदा किया और आगे भेज दिया, लेकिन अनूप नारंग ने इत्तला दी कि वो उन तीनों को हैदराबाद ले जा रहा था कि वानापार्थी में सुरैया यानी मां ने किसी तरह अपने एक हाथ की रस्सी खोल ली और स्टेशन वैगन का अकबी दरवाजा खोलकर दोनों बेटियों को चलती गाड़ी से बाहर धकेल दिया और फिर खुद भी बाहर छलांग लगा दी। इतना कहकर प्रदीप सेन खामोश हो गया। उसने जो कुछ बताया था उसे सुनकर मेरे खून की तपिश में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था। दिल चाह रहा था कि उसकी आंखें नोच कर गला घोंट दूं, लेकिन मैं अपने जज्बात दबाए उसके मजीद भौंकने का इंतजार करता रहा। यके बाद दीगरे 2 बड़े घूंट भरकर जाम खाली करने के बाद उसने भारी लहजे में कहा। अनूप ने मोटर कार रुकवाई और ड्राइवर के साथ वापस आया तो देखा कि सुरैया बेगम पत्थर से टकराने की वजह से हलाक हो चुकी हैं और लड़कियों को भी चोटें आई हैं। इतना कहकर उसने नया जाम बनाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने बोतल उससे दूर करते हुए कहा, आपने पहले ही बहुत ज्यादा पी ली है प्रदीप जी, बस करें और मुझे बताएं कि उन औरतों का अनूप नारंग ने क्या किया। प्रदीप सेन ने बड़बड़ाने के अंदाज में कहा, करना क्या था? सुरैया बेगम की लाश वहीं वीराने में दबा दी और लड़कियों को हैदराबाद ले गया। मुझे उसकी सिर्फ इत्तला मिली थी। बाद में मेरी अनूप नारंग से कभी मुलाकात नहीं हुई। मैं उसके हैदराबाद के ठिकाने से भी वाकिफ नहीं हूँ। वो आलोक कुमार को गोटी के बाजार में मिल गया था। कई दिनों की सौदेबाजी के बाद वो तीनों का 10,000 रुपया देने पर राजी हो गया था। वो अपनी रॉ में बोले जा रहा था। शायद उसे खुद भी एहसास नहीं था कि वो जो कुछ कहे जा रहा है वो कहना चाहिए या नहीं। फिर वो काफी देर मुंह ही मुंह में गालिबन तीनों खवातीन के हुस्न जमाल की तारीफ कर रहा था। मेरा दिल चाहा कि उसका मुंह तोड़ दूं, ताहम मैंने खुद पर काबू रखा। साथ ही मैं दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था, जिसने मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा आसानी से और जल्दी मेरी मतलूबा मालूमात मुझे मुहैया कर दी थी। नामुकम्मल ही सही, कम से कम कोई सिरा हाथ तो लग गया था।